शाहीना थी या आदिल थे, ये लोग अभी से नहीं जुड़े थे, ये बहुत पहले से जुड़े हुए थे। तो उनका ये जो एक पैटर्न था ना, डॉक्टर बनना या ये करना, वो उनके प्लान का हिस्सा था। तो उनका ब्रेन वॉश अभी से नहीं किया जा रहा था कि वो डॉक्टर बनने के बाद उनका ब्रेन वॉश किया। वो काफ़ी टाइम से उनके कनेक्शन निकल के आ रहे थे। जब कंधार हाईजैक हुआ, उसमें जो मसूद अजहर की जो बहन थी, उनके जो पति थे, उनका कुछ कनेक्शन था। तो तब से वो लोग एक दूसरे को जानते थे। अगर कहीं पर इनकी कौम का कोई बंदा ब्लास्ट में पकड़ा जाता है, आतंकवादी गतिविधि में पकड़ा जाता है, तो ये एक ही बात लेके चल पड़ते हैं कि भैया संविधान गलत है, कानून गलत है, हमारे बच्चे बेकसूर हैं। अरे जो इंसान अपने बैग पर बॉम्ब टांग कर 13 लोगों को मार रहा है, उससे पहले 250 लोगों को कसाब जैसे लोग आके मारते थे। सीरियल ब्लास्ट होते थे, कभी बस में होते थे, कभी सिनेमा हॉल में, कभी मंदिर में। उनके बारे में महबूबा मुफ्ती कभी नहीं बोलेगी। बस यही है कि भैया सरकार की और बीजेपी की कमी निकालनी है। दिक्कत मेन मोदी जी से है। क्या शुभ नाम है मैम? अदिति। अदिति जी, आप यहीं दिल्ली से हैं? हाँ, नहीं, मैं बुंदेलखंड से हूँ, उत्तर प्रदेश। मैम जो ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ दिल्ली में अभी कुछ दिनों पहले, क्या रिएक्शन है आपका इस पे और गवर्नमेंट को क्या बोलना चाहिए? 11 नवंबर को हुआ था, सोमवार के दिन। गवर्नमेंट का टेक इसमें, गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, हमारी इंटेलिजेंस अपना काम कर रही है। इस बीच में कई सारे नरेटिव सेट किए गए ऑलरेडी कि गवर्नमेंट ने करवाया है या फिर इंटेलिजेंस का फेलियर है। तो मुझे वो फैमिली मैन की लाइन याद आती है, जहाँ पे वो बोलते हैं कि हमें हर बार कामयाब होना होता है और आतंकवादियों को सिर्फ एक बार कामयाब होना होता है। बहुत ट्रैजिक घटना थी यहाँ पे हुई, 13 लोग मर गए, उस पर इन्वेस्टिगेशन चली। आप ये देखिए कि हमारी जो इंटेलिजेंस है उसने कितना बढ़िया काम किया कि सुबह से जो पूरी चेन बन रही थी, कि सुबह फरीदाबाद में एक्सप्लोसिव पकड़ा गया, फिर गुजरात में जो रेजिन पॉइजन बना रहे थे लोग, उनको अरेस्ट किया गया, फिर उत्तर प्रदेश से कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया, और शाम तक जब ये एक्सप्लोजन हुआ यहाँ पे, जो टेरर अटैक, अब इसको पुष्टि कर दी गई है जो हुआ, उसके बाद में अब हमारी इन्वेस्टिगेशन अलर्ट पे है, लगातार काम कर रहे हैं। और इनकी जो चेन है पूरी, जो ये एक वाइट कॉलर रेडिकलाइजेशन का नाम दिया गया है, उसको डिकोड करने की कोशिश हमारी इंटेलिजेंस, हमारी गवर्नमेंट कर रही है, बहुत अच्छे से कर रही है। तो इस पे कोई सवाल नहीं मैं खड़ा करूंगी कि गवर्नमेंट अपना काम नहीं कर रही है, हमारी इंटेलिजेंस अपना काम नहीं कर रही है। एक सोशल मीडिया पे भी दो तरीके के पैटर्न चल रहे हैं। एक में कहा जा रहा है कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता, एक में कहा जा रहा है होता है धर्म। आपका इस पर क्या रिएक्शन है? क्या वाकई कुछ ऐसा है या फिर आपकी अलग राय है? ये तो देखो कंट्रोवर्सी है, ठीक है। अभी आपने बोला सोशल मीडिया पर बहुत कुछ चलता है, सोशल मीडिया पर कुछ भी चल जाता है। बट अभी फ़िलहाल हम इस चीज़ पे पूरी एक कम्युनिटी को हम अगर टारगेट करके बोलना, आप जो बुलवाना चाह रहे हो कि पूरी कम्युनिटी को मैं बोल दूं कि जो टेरर अटैक है या जो टेररिज्म है उसका रिलीजन है या नहीं है, तो मैं यही बोलूँगी टेररिज्म हैज़ नो रिलीजन। ये वाइट कॉलर रेडिकलाइजेशन है, जहाँ पर कम्प्लीटली एक प्लानिंग के तहत लोगों को ब्रेन वॉश करके लोगों को इस तरह से तैयार किया जाता है। अब वो किस मजहब से आते हैं मैं उस विषय पे बात नहीं करूँगी, लेकिन पूरी तरह से ये टेरर अटैक था। टेररिज्म अभी तक ये पुष्टि नहीं हुई है कि किसके द्वारा करवाया गया है। बहुत सारे स्पेकुलेशन सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, बट सोशल मीडिया के जो आपकी अटकलें हैं, मैं उसको क्लियर करने के लिए ये नहीं बोलूँगी कि टेररिज्म हैज़ अ रिलीजन। मैम अगर आपने जो ब्रेन वॉश की बात करी, इस कदर ब्रेन वॉश की डॉक्टर्स भी उसमें शामिल हो गए, ये कैसा ब्रेन वॉश है? कहाँ से आ रही है मानसिक? मैंने बोला वाइट कॉलर रेडिकलाइजेशन, इसका मतलब क्या होता है? पढ़े लिखे लोगों के साथ में करना। तो स्पष्ट है वाइट कॉलर रेडिकलाइजेशन का यूज़ ही क्यों किया गया, इसीलिए किया गया ना क्योंकि अभी तक हमें लगता था कि यार जो कम पढ़े लिखे हैं या जो ऐसी जगहों पे आते हैं जो सेंसिटिव जोन है, जैसे आपका कश्मीर हो गया या बंगाल साइड हो गया, जो जहाँ पे लोग कम पढ़े लिखे हैं, गरीबी है या लोगों ने बहुत सारी प्रताड़ना देखी, उनका ब्रेन वॉश ईजी होता था। अभी तक हमें ये लगता था, बट अभी जो टेरर अटैक हुआ और जहाँ से ये हमें निकल के आया कि वो पूरे डॉक्टर्स थे अल फलाह यूनिवर्सिटी में, उनकी अभी लोग बोल रहे हैं कि वहाँ से टेररिज्म पनप रहा है या जो भी है, बट अभी तक हमें ये चीज़ें नहीं पता थी। बट अब हमें क्लियर हो रहा है कि वाइट कॉलर रेडिकलाइजेशन भी है, मतलब पढ़े लिखे लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं। और अगर आप रिपोर्ट्स देखें, इन्वेस्टिगेशंस देखें और इंटेलिजेंस की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन आई है, तो जो शाहीना थी या आदिल थे, ये लोग अभी से नहीं जुड़े थे, ये बहुत पहले से जुड़े हुए थे। तो उनका ये जो एक पैटर्न था ना, डॉक्टर बनना या ये करना, वो उनके प्लान का हिस्सा था। तो उनका ब्रेन वॉश अभी से नहीं किया जा रहा था कि वो डॉक्टर बनने के बाद उनका ब्रेन वॉश किया। वो काफ़ी टाइम से उनके कनेक्शन निकल के आ रहे थे। जब कंधार हाईजैक हुआ, उसमें जो मसूद अजहर की जो बहन थी, उनके जो पति थे, उनका कुछ कनेक्शन था। तो तब से वो लोग एक दूसरे को जानते थे। अगर उनको जानना है तो मतलब है कि वो तब से उनका ब्रेन वॉश चल रहा था। मैडम एक क्वेश्चन है मेरा। मैम आपसे पूछना चाहूँगा कि आप कह रही हैं कि मजहब नहीं होता, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान ही क्यों होता है? आप ये बताइए। कोई एक बता दीजिए कि कोई हिंदू नाम आप मुझे बता दीजिए। मैंने तो अभी मेरी 36-37 एज हो रही है, मैंने तो आज तक नहीं सुना कि कोई आतंकवादी हिंदू हो।
आप बताइए, खुल के बोलिए, चैनल पे सब कुछ खुली छूट है, बताइए मैम। आप मुझे ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि इस वक्त पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा रिलीजन कौन से, टॉप 3 बता दीजिए मुझे, बताइए। मुस्लिम है मैम, क्रिश्चियनिटी है, क्रिश्चियन है, मुस्लिम है। ठीक है। हमारे जो आपने बात की ना हिंदू, ठीक है, हिंदू, ओके, हिंदू जो है वो कहाँ तक सीमित है, आप मुझे ये भी बता दीजिए। मैम हमारे हिंदुस्तान में ही है, या ज़्यादा से ज़्यादा नेपाल में है, या कुछ यहाँ से बाहर कमाने के लिए दूसरी कंट्रियों में चले गए हैं, वो शायद कुछ करोड़ लोग ही होंगे, 2, 3, 5 करोड़ लोग होंगे बस। भारत, मैं मैडम को बताता हूँ, आपने बोला हिंदू कहाँ कहाँ हैं, ये बोला ना आपने। आप वर्ल्ड का ऐसा कोई देश बताओ जहाँ पर हिंदुओं का कोई मंदिर ना हो, बताओ। ये तो मैंने पूछा ही नहीं सर। आपने पूछा हिंदू कहाँ कहाँ है, मैंने आपने ये आप ये पूछो नहीं, आपने मैं वैसे मैडम आपको पहली चीज तो सर मैं आपकी जानकारी के लिए कुछ बताना चाह रहा हूँ मैडम। आपने जो सवाल किया, आपने कहा हिंदू कहाँ का है, आपने हिंदुओं की जितनी स्ट्रेंथ है ये कहीं नहीं बोला मैडम, ये आपने कहीं नहीं बोला। तो मैडम ने एक बात बोली कि हिंदू कहाँ का है, मैडम ने ये नहीं बोला कि बहुमल हिंदू, जैसे कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदू हैं, इन्होंने बोला हिंदू कहाँ का है। तो वर्ल्ड का ऐसा कोई कंट्री नहीं है जिसके अंदर, इवन पाकिस्तान के अंदर भी हिंदुओं का मंदिर है, तो वहाँ कुछ ना कुछ परसेंट हिंदू बचे हुए हैं। बांग्लादेश के अंदर भी, नेपाल के अंदर भी, श्रीलंका के अंदर भी, तो हिंदू हर जगह है। लेकिन कभी आपने न्यूज़पेपर पे, कभी चैनल पे देखा कि किसी ब्लास्ट में हिंदू शामिल हो गया हो, किसी देश के अंदर किसी आतंकवादी गतिविधि में हिंदू शामिल हो गया हो? और मैडम ने इतनी बड़ी बात करी कि आजकल पढ़ने लिखने वाले लोग भी ये चीज़ कर रहे हैं। तो मैडम को इतना बता दूं, जब 1947 का बंटवारा हुआ था ना, तो जिन्ना और नेहरू बहुत पढ़े लिखे लोग थे, बहुत पढ़े लिखे लोग थे। वहीं से आतंकवाद शुरू हुआ था, जब हमारे देश का बंटवारा किया गया, जब हिंदू और मुस्लिमों को आपस में बताया गया कि आप दोनों अलग अलग जाति के हो, आप हिंदुस्तानी नहीं हो, तो वहाँ से शुरू हुआ। दूसरी चीज़, मैडम ने एक बात बोली कि भैया आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन भाई ने एक जवाब दिया कि भैया आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन हर आतंकवादी गतिविधि के अंदर मुसलमान ही क्यों शामिल होता है। ये भाई ने ये बात करी, और ये हर चैनल पर ये चीज़ें हमें सुनने को मिलती हैं। मैडम ने बोला तालीम उनको ऐसी मिली, उनका ब्रेन वॉश कर दिया गया। हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, ये गरीब भाई हैं, कोई बिहार से, कोई राजस्थान से, कोई हरियाणा से, कोई यूपी से है, उनके घर में 2 रोटी नहीं होती खाने की, वो तो कभी नहीं चले अपने देशवासियों को उड़ाने के। उन्हें सिखाया जाता है कि लो भैया तुम्हें 1 लाख देंगे, तुम चलो यहाँ गोली चला दो, वो तो कभी राजी नहीं हुए। वो 400 रुपये की मजदूरी में राजी हैं, 400 में 200 रुपये की वो मछली खाते हैं, और भी बहुत कुछ करते हैं, और 200 अपने परिवार के लिए लाते हैं। क्या ये तालीम सिर्फ मुस्लिमों को ही मिलती है? हमारे देशवासियों को अच्छी तालीम मिलती है ना, इसका मतलब चाहे उन्हें रोटी मिल रही हो चाहे ना मिल रही हो। तो सबसे बड़ा धर्म, सबसे महान धर्म हमारा हिंदू धर्म है, जिसमें किसी को मारना नहीं सिखाया जाता, जिनका दिल साफ रहता है, जो दूसरों के लिए खाना बनाने का काम करते हैं। मैं सबसे ऊपर अपने हिंदू धर्म को मानता हूँ, क्योंकि मेरे धर्म के अंदर, मुसलमान वाले धर्म के अंदर जमात कभी भी नहीं आती। सर एक पॉलिटिकल सवाल है मेरा, जैसे कि घर ध्वस्त किया गया, जो उमर नबी था उसका पुलवामा में एक घर स्थित था, तो घर ध्वस्त किया गया, तो महबूबा मुफ्ती जी इस पर प्रतिक्रिया कह रहे हैं कि आप सज़ा दीजिए, अच्छी बात है, लेकिन परिजनों को इससे दिक्कत क्यों हो रही है, आप जो भी एक्शन ले रहे हैं, क्या आप जो ये घर तोड़ा गया आप इसे गलत समझ रहे हैं? मैडम ये लोग, पता है महबूबा मुफ्ती जैसे जो लोग हैं, जब मैडम संविधान की बात होती है ना, और अपोजिशन को संविधान के साथ खड़ा होना, जब इलेक्शन आते हैं तो ये लोग खड़े हो जाते हैं, संविधान के तहत जो कानून बने होते हैं तब ये खड़े हो जाते हैं। लेकिन जब मैडम ये हारते हैं, कहीं पर चुनाव हार जाते हैं, कहीं पर इनकी कौम का कोई बंदा ब्लास्ट में पकड़ा जाता है, आतंकवादी गतिविधि में पकड़ा जाता है, तो ये एक ही बात लेके चल पड़ते हैं कि भैया संविधान गलत है, कानून गलत है, हमारे बच्चे बेकसूर हैं। अरे जो इंसान अपने बैग पर बॉम्ब टांग कर 13 लोगों को मार रहा है, उससे पहले 250 लोगों को कसाब जैसे लोग आके मारते थे, सीरियल ब्लास्ट होते थे, कभी बस में होते थे, कभी सिनेमा हॉल में, कभी मंदिर में, उनके बारे में महबूबा मुफ्ती कभी नहीं बोलेगी। बस यही है कि भैया सरकार की और बीजेपी की कमी निकालनी है, दिक्कत मेन मोदी जी से है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि बिहार चुनाव से ध्यान हटाने के लिए सारी चीजें हुई हैं, सरकार का, मोदी का फेलियर, 56 इंच का सीना बोलते हैं मोदी जी। भाई आपका नाम? मेरा अमित मिगलानी नाम है। अमित नाम है, बहुत बड़े भाई, मेरा भी नाम अमित ही है। मैं आपको बता दूं, मैं कट्टर सनातनी हूं, और पत्रकार महोदय आपको ये जानकारी बहुत अचंभा डाल देगी कि मैं जिस दिन ये बम ब्लास्ट हुआ, मैं उसी यहीं खड़ा हुआ अपना एक इंटरव्यू दे रहा था। आपने मेरी एक वायरल वीडियो भी देखी होगी, वो मैं ही शख्स था जो काले रंग की टी शर्ट पहन के और यही टोपी पहन के मैं यहाँ पे इंटरव्यू देने आया था। एक पत्रकार महोदय ने जब जैसे ही इंटरव्यू लेना स्टार्ट किया और ज़ोरदार धमाका होता है, चीख पुकार मच जाती है, कुछ सेकंड्स के लिए कानों से आवाज़ आना बंद हो जाती है। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर पीछे ही ठीक ये भाई लोग खड़े हुए हैं, यहाँ पर किसी की गर्दन, किसी का टुकड़ा, किसी का पाँव, किसी के हाथ, किसी के हाथों की उंगलियाँ आके गिरती हैं।
और जब मैं देखता हूँ कुछ सेकंड के बाद जब मेरे कानों से आवाज़ वापस आती है तो मैं देखता हूँ कि लोग चिल्ला रहे होते हैं बम फट गया, और सब उल्टी तरफ भाग रहे होते हैं। मैंने रोकने की कोशिश करता हूँ लेकिन कोई आदमी नहीं रुकता, क्योंकि सबको अपनी जान प्यारी होती है। और जैसे ही मैं गेट क्रॉस करके जाता हूँ, आप दिखाएंगे पीछे पत्रकार महोदय के पीछे एक गेट है सामने, ये 50 मीटर पर भी नहीं होगा। मैं ये गेट क्रॉस करके जाता हूँ तो वहाँ देखता हूँ बहुत सारी गाड़ियाँ जल रही होती हैं, बहुत सारे लोग तड़प रहे होते हैं। मैं तत्काल उनको उठाकर लोगों के साथ में, लोकल के लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने बहुत समर्थन किया। पुलिस मौके पर आ चुकी थी उसी टाइम पे, उन्होंने मैंने उठा के लोगों को ऑटो, एम्बुलेंस, जो जगह मिली, जैसी चीज़ मिली उसमें डालना शुरू कर दिया। और आपने जो बात करी महबूबा मुफ्ती की बात मैं बता दूं, अगर मेरा मोदी जी से आग्रह है, अगर इन आतंकवादियों के बीच में कोई भी पार्टी का कोई भी मेंबर, कोई भी मंत्री, कोई भी मुख्यमंत्री अगर कोई भाषण देता है, सबसे पहले उसके घर पे बुलडोजर चलवाइए। क्योंकि अगर मैं गलत कह रहा हूँ, मैं आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, अगर मोदी जी ऐसा कार्य करेंगे तो ये इनको जो आतंकवादियों का साथ देने वाले जो कुछ सुअर के बच्चे पीछे बैठे हुए हैं, ये आतंकवाद को बढ़ावा देंगे। और मैं आपको बता दूं सबसे बड़ी चीज़ ये जो लोग आतंकवाद का सपोर्ट कर रहे हैं वो खुद भी आतंकवादी हैं, चाहे आप उनका इतिहास उठा के देख लीजिए। महबूबा अमित जी, सवाल ये है, मोदी जी बोलते हैं 56 इंच का सीना, कहाँ का सीना? बम तो यहाँ पे लाल किले जैसी है बड़ी इमारत पे यहाँ पे बम ब्लास्ट हो रहे हैं, अच्छा। धरोहर पर बम ब्लास्ट हो रहे हैं, फिर काहे का 56 इंच? पत्रकार महोदय, मोदी जी जाके आपके घर में सुरक्षा करने नहीं जाएंगे। आपको पहले आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, 140 करोड़ अगर पब्लिक है तो सबको अपनी सुरक्षा का स्वयं जिम्मा उठाना पड़ेगा। आप सरकारों को कोसना बंद करो, मोदी जी को कोसना बंद करो, योगी जी को कोसना बंद करो। गलत आप कर रहे हो अपने मकान किराए पर देके, गलत आप कर रहे हो अपनी दुकान किराए पर देके। आप कुछ लालच के चक्कर में, मैं आपको बता सकता हूँ, लाजपत नगर, सरोजनी नगर में ऐसे ऐसे दुकानदार बैठे हुए हैं जो अफगान से आए हुए हैं, अफगानी कहते हैं, काबुली कहते हैं। हम ये भाई लोकल के यहाँ के हैं, दिल्ली के, हम उनको किराया दे रहे हैं 30,000, वो दे रहे हैं 90,000। आपने उठा के दुकान उनको किराए पे दे दी, क्यों? आपने वेरिफिकेशन क्यों नहीं करी? वो कौन था? आप बताइए। मोदी जी के 56 इनके सीने पे आपने उंगली उठा दी। आप देखिए, उसकी वजह से उसने डिफेंस सिस्टम को इतना मजबूत बनाते हुए आप देख लीजिए 3,000 किलो जो RDX पकड़ा गया है, अगर वो दिल्ली में फट जाता, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री महाराज की यात्रा में फट जाता, तो आज जो 10 लोगों की मृत्यु हुई है इस घटना में, 10 लाख लोगों की होती। क्योंकि मैं उसका आई विटनेस हूँ, मैं आपको हर चीज़ दिखा भी सकता हूँ, क्योंकि उस यात्रा में लगातार मैं 3 दिन चला हूँ। और 3 दिन में आप वहाँ का जो माहौल देखेंगे ना, पत्रकार महोदय, 1 सेकंड बस, ये देखिए, ये हर जगह, मैं उस यात्रा में था। पत्रकार कैमरामैन महोदय एक बार दिखाइएगा, ये हर जगह लाल लाल भगवा कलर जो दिख रहा है आपको, ये सब वही यात्रा का है। और इत्तेफाक की बात कि मैं उस दिन 10 तारीख को वहाँ पे यात्रा में नहीं गया, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य थोड़ा सा ठीक नहीं था। और मैं यहाँ पे आता हूँ डिबेट करने के लिए और देखता हूँ कि सामने बम ब्लास्ट हो रहा है। बाबा की, प्रभु श्री राम की कृपा रही कि 10 लाख लोगों को बचाया है। और ये मोदी का डिफेंस सिस्टम ही है जो उसने इतना मजबूत बना के इतनी टेक्नोलॉजी को फास्ट करते हुए बता दिया। जी सर, सही है। आपने सवाल किया ना 56 इंच के सीने की बात। देखिए, 56 इंच का सीना ना तो मोदी जी ने बोला मेरा है, ये तो जनता का प्यार है। जनता ने मोदी जी के लिए बोला 56 इंच का उनका सीना है। मैं आपको एक बात बता दूं, जितने लोग नीचे मैसेज लगते हैं ना, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई सी कौम का हो, मैं उनको एक बात बोल दूं, कभी आपने बाबा को हाथ दिखाया कुंडली, कभी आपने पर्ची निकलवाई, कभी आपने मौलानाओं के पास जाकर, मस्जिदों के अंदर जाके अपने भविष्य दिखाए? अरे ये सब मर गए थे, पहले ही बता देते भैया ब्लास्ट होने वाला, नहीं बता पाए। तो भ्रम के अंदर मत जाओ, किसी की बातों के अंदर मत जाओ, अपनी सरकार पे भरोसा रखो, अपने हिंदुस्तानियों के साथ मिल के रहो और अपने प्रशासन पे भरोसा रखो। किसी साले पागल के दिमाग में अगर फितूर आ जाए कि मैंने इसको मारना है, तो प्रशासन कहाँ तक बचाएगा? किसी के घर के अंदर अगर एक किलो करके 4 सालों तक किया जा रहा, मतलब मेहनत की जा रही है ब्लास्ट के लिए, तो भैया कौन किसको पकड़ेगा? पकड़वाना फर्ज पता है किसका है? पड़ोसी का। पड़ोसी बताए कि हमें ये संदिग्ध लग रहा है, और पड़ोसी कौन है? मुसलमान। और मुसलमान दूसरे मुसलमान को पकड़वाता नहीं है। तो मोदी जी के ऊपर आरोप लगाने से अच्छा, मोदी जी के ऊपर आरोप लगाने से अच्छा अपने दिल को साफ करो। देश के साथ चल सकते हो तो चलो, लेकिन दल्लो ये हरकतें मत करो, हमारे हिंदुस्तानियों को मारो मत। देश के साथ चल सकते हो तो चलो, रोटी खाओ, राशन लो फ्री का, 5 लाख का बीमा लो फ्री का, देश को गालियां दो, लेकिन हमारे हिंदुस्तानियों को इन आतंकवादी गतिविधियों से उड़ाओ मत।